हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन फ्रेंड्स हम आपके लिए करवा रहे हैं। और जो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों जो जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके अलग अलग, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं। और वो क्वालिटी कंटेंट ऐसा है कि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको खुद ये लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, हमारे कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। हमने आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की 2024 की एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में हमने जो है इन सारी वीडियोस को डाल दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। आपको एक प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियोस आ रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको मिल जाए। जनरल साइंस का फ्रेंड्स, लोग मेरे पास फ़ोन भी कर रहे थे कि जनरल साइंस के जो सर आपने वीडियोस बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आज तक उन्होंने ऐसी साइंस देखी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, साइंस के वीडियोस जो हमने बनाए थे वो इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन थे कि वो साइंस के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब इस तरीके से पढ़ाया गया है कि रेलवे आरआरबी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एसएससी हो, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट के पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स हो, तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका साइंस का पोर्शन आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, साइंस का भी ध्यान रखिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में मैं मानता हूँ कि एनटीपीसी में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस अकेले साइंस के आने हैं। तो वो 9-10 क्वेश्चन जो साइंस के आने हैं, इसलिए मैंने साइंस ऑलरेडी आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो साइंस आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। करीब करीब मान के चलिए कि कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो एक टॉपिक है जो जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ है वो है यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसके बारे में और जो अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। पार्ट 2 ये हमारा है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसकी हमने आपको लिस्ट दी थी। और हमने आपसे कहा था अगले पार्ट में हम उन जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस लिस्ट में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसीलिए आ रहा है ताकि हम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 2। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये बेसिकली वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था उसके बाद ये बना था ताकि आगे ऐसे कोई वर्ल्ड वार ना हो। उसको बचाने के लिए मतलब ऐसी कोई लड़ाई युद्ध स्तर जो है दुनिया लेवल पे ना हो, उसको बचाने के लिए इस यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। जब यूनाइटेड नेशन बना था तो 51 देश थे जिन्होंने मिलके इस यूएन को बनाया था। आज 2024 की बात करें तो इसमें 193 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे, नहीं अभी अभी हम बात करें, जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जिनको हम सेक्रेटरी जनरल भी बोलते हैं, वो इस समय कौन है? एंटोनियो गुटरस, जो कि पुर्तगीज़ के पॉलिटिशियन है और डिप्लोमेट भी हैं। और जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। 2019 की बात करें तो 2 परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट भी जोड़े गए, इसमें से फिलिस्तीन भी है और होली सी भी है। और ट्रिगवी ली ये पहले एक सेक्रेटरी जनरल थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो करंट कौन है सेक्रेटरी जनरल, वो है एंटोनियो ग्यूटेरस। और पहले कौन थे? ट्रिगवी लाई। और अभी फिलिस्तीन और होली सी को 2 परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट की तरह जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब यूनाइटेड नेशंस वगैरह ऐसा है ना कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, लेकिन आज की स्थिति देख के लगता है कि मतलब क्या ही बताएं, देश में इतना कुछ होता है पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में चीज़ें पारित भी होती हैं बट वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही। आज के स्तर में आप देख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूएन की, तो यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिसमें 6 हैं। देखिए, एक है आपका जनरल असेंबली, सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनका सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और सबसे छठा है ट्रस्टीज काउंसिल, जिसको 1994 का सस्पेंड कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये जो ट्रस्टीज काउंसिल है, पलाऊ इसका एक वो है, क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, जो लास्ट टेरिटरी था जो कुछ जिसको आज़ादी मिली थी,
उसके बाद से इस ट्रस्टी काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस समय एक्टिव कौन है? एक्टिव केवल 5 हैं, ये 5 जो है एक्टिव हैं, बाकी ये जो है वो क्या है, वो सस्पेंडेड है। ओके फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। तो इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो यूनाइटेड नेशन की वो 6 हैं। इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ को मैंडरिन बोलते हैं, स्पेनिश है, रशियन है और फ्रेंच, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये। देखिए, यूएन जनरल असेंबली, बेसिकली आपने देखा होगा मोदी जी को यूएन जनरल असेंबली बोलते हुए। तो बेसिकली यूएन जनरल असेंबली किस लिए होती है? वहाँ पर डेलिब्रेशंस होते हैं, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर चर्चा होती है, तो वो सारे काम यूएन जनरल असेंबली में होते हैं। ठीक है, और बेसिकली जैसे मान लीजिए अभी बताएंगे सिक्योरिटी काउंसिल होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और बाकी जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होने हैं, उसकी जो उसमें जो अपॉइंट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में, वो यूएन जनरल असेंबली ही करता है। और क्या काम होता है? यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी यही अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि यूएन जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा मतलब ऑर्गन है यूएन का, जिसमें सभी के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जो जो आदमी वहाँ पर वोट करता है उस वोट की जो वैल्यू है वो बराबर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो। सभी का जो है क्या नाम है, वोट का, फ़िलिस्तीन तो नहीं, जैसे मान के लिए इंडिया है, अमेरिका है, कोई छोटा देश मान के चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल है या श्रीलंका है मान लिए, तो उन सब का जो है जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी वोट्स की। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है तो अमेरिका की वैल्यू ज़्यादा होगी वोट की, ऐसा कुछ नहीं है। यूएन जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सभी के जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो वही न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। सबसे पहला जो यूएन जनरल असेंबली हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में, जिसमें 51 नेशन जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होता है। यूएन सेक्रेटरीट बेसिकली यूएन का सचिवालय है, उसका हेडक्वार्टर है। और ये बेसिकली यूएन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, एजेंडा, तो ये जो एजेंडा है वो डिस्कस करता है यूएन सेक्रेटरीट। ओके फ्रेंड्स, जो सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि जनरल असेंबली अपॉइंट करता है वो इस सेक्रेटरीट का हेड होता है। जैसे मैंने कहा था एंटोनियो जो इसमें सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो बेसिकली जनरल असेंबली ही अपॉइंट करता है और इस सेक्रेटरीट के वो हेड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, जब क्या होता है कि दो देशों में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल, चाहे वो बॉर्डर को लेके है ना या किसी और चीज़ को लेके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बेसिकली उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गन बना है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में एक हेग एरिया है वहाँ पे है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, 15 जज, जिनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है? यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर जजेस को इसमें नियुक्त करते हैं। 15 जज होते हैं, 9 साल का उनका पीरियड होता है। जो इस समय दोस्तों जज हैं वो हैं नवाफ सलम, जो कि लेबनान के बेसिकली जो करंट प्रेसिडेंट हैं इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो नवाफ सलम है लेबनान से। और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इसके वो थे जोस गैस्टोवो ग्योरो, ये एल सल्वाडोर है, छोटा सा देश है, वहाँ के ये थे, ये जो कि सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ये फ्रेंड देखिए कितना खूबसूरत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम क्या है? देश पूरी दुनिया भर में पीस, शांति हो और सिक्योरिटी हो, ये इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली क्या है कि जनरल असेंबली में जो नए मेंबर्स आने हैं, कौन कौन से नए मेंबर्स को यूएन में इंक्लूड किया जाए, तो इसको रिकमेंड ये सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। किसी के ऊपर मिलिट्री एक्शन करना हो या किसी के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाने हो या कहीं ऑपरेशन करना हो जहाँ शांति भंग हो रही हो, वहाँ पर शांति वाली फोर्सेस भेजनी हो, तो ये सारा डिसीजन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही लेता है। ओके फ्रेंड्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा और ओनली बॉडी है कि अगर ये कोई चीज़ पास करती है तो सभी जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा कि हाँ उनको ये फॉलो करनी पड़ेगी।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है देखिए, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स है। जो अदर जो 10 मेंबर बचे उनको क्या होता है, 2-2 साल के लिए रोटेशनल बेसिस पे जो है वो नियुक्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद है जो एक और ऑर्गन बचता है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। बेसिकली ये क्या है कि इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक्स से संबंधित चीज़ें हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, है ना, उसके लिए एक सेंट्रल फोरम है ताकि वहाँ पे उस संबंधित चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसमें बेसिकली 54 मेंबर्स हैं जो कि सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट 5 ऑर्गन्स। और छठा जो है आपने बताया था ट्रस्टीड काउंसिल, वो सस्पेंड हो चुका है। तो ये हमारा हो गया यूएन, यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब बात करते हैं अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिक्स जो है ये भी अलग अलग गवर्नमेंट्स से मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसमें कौन कौन है इस समय, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई। चाहे काउंट करिए कितने हो गए, काउंट करिए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंट्रीज अभी ब्रिक्स में हैं। कितने हैं, 9। जब ये बना था ना तो उसमें कल कौन कौन थे पता है, ब्राज़ील थे, रशिया, इंडिया, चाइना। इन्होंने मिलके इसको बनाया था 16 जून 2009 में रशिया में। फिर साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया, तो ये ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया, ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, एस और जुड़ गया साउथ अफ्रीका के आने से। उसके बाद ध्यान रखिएगा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, इन्होंने ज्वाइन किया इसको 1 जनवरी 2024 को। अभी सऊदी अरब को भी ज्वाइन करना है ऑफिशियली, बट ये अभी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में पार्ट करता है, इसका मतलब भी ज्वाइन कर लेगा ये भी। जो अभी 2024 में जो 16वीं समिट हुई थी अक्टूबर में, वो रशिया में हुई थी। और 2023 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंड्स है ब्रिक्स। क्या है ये, ब्रिक्स। ये मेन था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो अभी है इजिप्ट है, यूएई, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब ये भी इसमें ज्वाइन कर लेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सार्क। देखिए सार्क ये भी एक अलग अलग गवर्नमेंट से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। और जो इसके मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक। सार्क का फाउंडेशन जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में है। और 2006 में इसने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया था ताकि इनके बीच में जो एरिया होगा उसमें वो फ्री होगा। जो 18 सार्क समिट हुई थी वो 2014 में हुई थी। और 19 पाकिस्तान में होनी थी 2016 में, वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद से अब तक कोई समिट इसकी नहीं हुई है। ये फ्रेंड्स है सार्क। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बेसिकली बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है ना, उससे जो लगे हमारे कंट्रीज़ हैं उनसे मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके जो मेंबर स्टेट हैं देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जो बे ऑफ बंगाल को घेरते हैं। ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। 1997 को 6 जून को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसकी जो 5वीं समिट हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी 2022 में, लेटेस्ट कोलंबो में हुई थी। और पहली जो हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी 2004 में, बैंकॉक जो उसका एरिया है वहाँ पे बिम्स्टेक की पहली समिट हुई थी। ये फ्रेंड्स है बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। अब बात कर लेते हैं एशियन कंट्रीज। देखिए एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि 10 स्टेट्स हैं। 8 अगस्त 1967 को यह क्रिएट हुआ था। और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स है वो जकार्ता में है, ध्यान रखिएगा। और एशियन की जो कि समिट होती है, जो कि मीटिंग्स होती हैं वो बाई एनुअल होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली जो समिट हुई थी वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी 1976 में। और अभी जो 44th और 45th जो हुई थी वो लाओस में हुई थी अक्टूबर 24 में। अभी आप न्यूज़ में पढ़िएगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, तो वो एशियान के समिट में गए हुए हैं लाओस। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एशियन कंट्रीज़।
ये देखिए फ्रेंड्स एशियन कंट्रीज़ ये हैं हमारे ब्रूनो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो 10 इसमें जो है इसके जो है मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जब ये बना था तो बना देख जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन थे इनसे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। बाद में और लोग इनसे जुड़ते गए, तो आज के डेट में 10 स्टेट्स इनके मेंबर हैं। अब आता है मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन। देखिए फ्रेंड्स 10 नवंबर 2000 को ये पहली जो है लाओस में हुई थी इसकी MGC की मीटिंग, मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन। इसमें जो है 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, नेपाल, तो इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ओके फ्रेंड्स, इसका बेसिकली कॉपरेशन का मतलब है कि आपस में सहयोग प्रदान करेंगे, किसमें, टूरिज़्म में, कल्चर में, एजुकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में आपस में जो है कोऑपरेट करेंगे ये सारे कंट्रीज़। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है देखिए 2 चीज़ से बना है, मेकॉन्ग गंगा। गंगा जो है हमारे देश की सब नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है, वैसे ही मेकॉन्ग जो है इसी एरिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ये उन नदियों से मिलके जो है इसका इस कॉपरेशन का नाम बना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेकॉन्ग रिवर और गंगा रिवर। तो इसमें कौन कौन सा आता है देखिए, इंडिया, म्यांमार, ये है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, है ना। तो ये सब जो है इनसे जो है हमारा जो है वो ये है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स इसको चाइना और रशिया ने 2001 में मिलकर बनाया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड का 40% जो है पॉपुलेशन का जो एरिया है वो ये ऑर्गेनाइजेशन घेरता है। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वो बीजिंग चाइना में। इसके मेंबर्स बात करें तो देखिए चाइना है, रशिया है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बेलारूस है और ईरान है। ये सारे इसके मेंबर हैं। और जो अभी 2024 में जो इसकी समिट हुई थी वो कजाकिस्तान में हुई थी, और 2025 में जो होनी है वो कहाँ होनी है, चाइना में। कहाँ होनी है फ्रेंड्स, चाइना में, ध्यान रखिएगा। ये है शंघाई का ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें रशिया है, चाइना है, 2 फाउंडिंग मेंबर्स, फिर तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है ना, इंडिया है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये सारे जो है इसके मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं G7। देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था, 1975 में एक समिट हुई थी जिसको फ्रांस ने होस्ट किया था। क्या किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने, जिसमें 6 सरकारें, 6 देश थे। कौन कौन से थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इन सब ने अब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया G6। कितने देश हुए, 6 हुए ना, तो बनाया G6, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इसमें कनाडा ऐड हो गया, तो ये बन गया G7। क्या बन गया, G7, ठीक। फिर 1997 में रशिया ऐड हो गया, तो रशिया ऐड होने के बाद ये बन गया G8। फिर क्या हुआ, मार्च 2014 में रशिया को सब लोगों ने मिलकर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि रशिया ने कह रहा था कि रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया है, तो रशिया को लोगों ने निकाल दिया। जब रशिया को निकाल दिया तो ये फिर से क्या बन गया, G7, ध्यान रखिएगा। तो ये है G7 कंट्रीज आज के समय, जिसमें कौन कौन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और कनाडा। इसकी जो पहली समिट हुई थी 1975 में फ्रांस में हुई थी। 50वीं समिट जो 2024 में होनी है वो इटली में, और 51वीं समिट जो होनी है वो कनाडा में होनी है 2025 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा है G7। अब बात करते हैं G20। फ्रेंड देखिए 1999 में वर्ल्ड में क्या हुआ था ना, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। तो उस क्राइसिस के बाद ये G20 का फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 20 हैं। देखिए अर्जेंटीना, फ्रेंड्स देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एज अ होल इसका पार्ट है G20 का, ठीक। तो अब G20 में बेसिकली क्या हुआ, G20 में अफ्रीका का भी यूनियन आ गया है, जिससे अब इसमें 2023 के मुकाबले 21 मेंबर हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 21 मेंबर हो गए हैं। जो 18वीं G20 समिट थी दोस्तों वो दिल्ली में हुई थी हमारे इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2023 में आपने देखा होगा पिछले साल हर जगह आपके रोड पे G20 लिखा होगा, आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि G20 की समिट इंडिया में हुई थी। अब जो नवंबर 24 में होनी है 19 G20 समिट, वो होनी है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये हमारा है G20। देखिए ध्यान से, G7 ये था, फिर G8 हुआ,
और फिर देखिए G20, ये सब क्या है मिला के G20। अब बात करते हैं नासा। देखिए नासा फ्रेंड्स, आप जानते हैं ना, हमारे जो नासा बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है अमेरिका में, जो कि स्पेस रिसर्च करती है, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजती है, अंतरिक्ष में तमाम रिसर्च करती है। ओके फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नाटो। देखिए नाटो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते हैं ना, इसराइल, गाज़ा और लेबनान में इतना जो लड़ाई चल रही है, उसमें नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। नाटो बेसिकली क्या है कि एक मिलिट्री अलायंस है, किसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में है। और इसमें नाटो जब बना था तो इसमें 12 देशों ने मिलकर बनाया था। स्वीडन ने भी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है 7 मार्च 2024 को। बेसिकली नाटो का काम क्या होता है पता है? नाटो में यह माना जाता है कि नाटो के मेंबर्स, किसी भी मेंबर्स पर अगर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है, तो सब लोग मिलके उस देश को लड़ाई लड़ाएंगे और नाटो के जो मेंबर्स हैं उनको बचाएंगे। तो आपको पता है ना, इसराइल जो है, जो कि मिडिल ईस्ट में है, वो नाटो का मेंबर है। तो जो इसराइल है वो कैसे लड़ पा रहा है? बिकॉज अमेरिका क्यों हेल्प कर रहा है उसकी? वो इसीलिए हेल्प कर रहा है बिकॉज वो नाटो कंट्री है। तो वो नाटो कंट्री होने की वजह से इसराइल जो है, देखिए ना, छोटा सा देश है पर वो जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे करके कि जितने यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैसे यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसमें बस देखते जा रहे हैं। अभी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बनी कि उसका काम था कि दुनिया में पीस कायम रखना। वैसे ही इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताता है कि अगर कोई देश किसी देश पे हमला कर रहा है, वहाँ पे लोगों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है ना। 42,000 बच्चों को इसराइल के हमले में मार दिया गया, बच्चों को। इसराइल ने जो फ़िलिस्तीन पर हमला किया, ठीक है, जिसमें आम जनता थी। आप रेजिस्टेंस फोर्सेस से लड़िए, हमास से लड़िए, वो तो चलो ठीक है, आप हमास से लड़ रहे हैं, बट जो आम जनता है, वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के स्कूल्स हैं जिसमें लोग, आम जनता छुपी हुई है, आम जनता है, वहाँ पे आप हमला नहीं कर सकते, वो वार क्राइम में आता है। तो यूएन के, अभी आपने देखा होगा, यूएन ने भी जो है इसकी कड़ी निंदा की है। इवन फ्रांस के नाटो कंट्री ने भी इसकी कड़ी निंदा करी। तो इसराइल के नेतन्याहू ने कहा क्या कि हम यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको जो है अपने देश में आने की अनुमति नहीं देते। और मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो अमेरिका है, उसके निशाने पे चलता है। क्योंकि अमेरिका जो होता है, अमेरिका जो है उसकी सबसे ज़्यादा फंडिंग है। तो जहाँ पैसा होता है दोस्तों, वहीं सब कुछ होता है। तो यूएन जो बना है, सब कुछ बना ठीक है, बट अमेरिका ने कैसे जो है चीज़ों पे अपना जो है वो कंट्रोल किया है, वो आप इससे दे सकते हैं कि यूएन भी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ धरे बजाता है और वो भी कोई एक्शन उस समय नहीं ले पाता। ओके फ्रेंड्स, चलिए खैर अपने पीरियड पे आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 32 नाटो कंट्री हैं, आप देख सकते हैं 32 जो है इसमें नाटो कंट्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के में, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स आप इसमें आप इसमें इसी देख सकते हैं, एक मिनट, आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, अमेरिका है बट इसराइल नहीं है। इसराइल बेसिकली अभी इसराइल, सॉरी मैं आपको बताऊँ, इसराइल नॉन नाटो है, मतलब नाटो कंट्री तो नहीं है, बट नाटो का बहुत बड़ा दोस्त अमेरिका ने इसको मतलब डिसिग्नेट किया है। तो इसराइल इज नॉट अ नाटो कंट्री। क्वेश्चन पूछ सकता है, इसराइल क्या नाटो कंट्री है? नहीं, इसराइल नाटो कंट्री नहीं है, पर अमेरिका ने उसको नाटो कंट्री का सबसे बड़ा दोस्त माना है, एलाई माना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नाटो तो नहीं है, बट नाटो का एलाई माना है, सबसे बड़ा नॉन नाटो का एलाई माना है। कि वो नाटो तो नहीं है, नाटो नॉन नाटो है। क्या है? नॉन नाटो है। इसराइल इज अ नॉन नाटो कंट्री, बट अमेरिका ने उसको एलाई कहा है, अपना दोस्त कहा है, नाटो का दोस्त कहा है। तो इस चक्कर में अब वो इसके हित हैं अमेरिका के, वहाँ पे नाटो कंट्री उसकी हेल्प करने के, उससे काफ़ी हित है। चलिए हम डिटेल में नहीं आते हैं, मेरे टॉपिक फोकस करते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए इंटरनेशनल एजेंसी, जो एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1974 में फ्रेंड्स ये बना था।
इसका बेसिकली क्या है कि जो ग्लोबल एनर्जी डेटा है उसको ये एनालाइज करता है। ये एजेंसी क्या करता है, ये एजेंसी कहती है एनालाइज करती है। ये एक अपनी बुक भी निकालती है जिसका नाम है एनुअल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो ये निकालती है, फ्लैगशिप रिपोर्ट। और इसका एक और रिपोर्ट है, इसका नाम है नेट ज़ीरो बाई 2050। ये भी एक रिपोर्ट है जो कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। इसमें जो इसके करंट मेंबर्स है दोस्तों वो 31 है, और इंडिया जो है इसमें इसका मेन मेंबर नहीं है, बट एसोसिएशन कंट्रीज़ में इंडिया इसका आता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली क्या है ना कि जो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मुस्लिम की आबादी है, ज़्यादा है, मेजोरिटी में है बट ज़्यादा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा है उनके बीच वहाँ पे इंटरनेशनल पीस हो, शांति हो, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था OIC। 1969 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। और अगर यूएन के बाद में बात करें तो जो दुनिया का सबसे बड़ा यूएन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके फ्रेंड्स, 57 कंट्रीज़ हैं इसमें मेंबर हैं, जिसमें से 48 में मुस्लिम मेजोरिटी है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बना था ना OIC, क्यों बना था? हुआ क्या था, जब इज़राइल ने अल अक्सा जो मस्जिद जेरूसलम में है वहाँ पे इसको तोड़ा था, वहाँ पे इसको कुछ उसको नुकसान पहुँचाया था, तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आया। और मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया भी जुड़ना चाह रहा था अपने समय पे, इंडिया भी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था, इंडिया कहना था कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आपके कई देशों की पूरी मुस्लिम की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, तो हमें भी इसका पार्ट बनाइए। बट पाकिस्तान क्योंकि इसका फाउंडिंग मेंबर था, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम इंडिया को भाग नहीं लेंगे, तो इंडिया इसी वजह से इसका पार्ट नहीं बन पाया, पाकिस्तान के अपोजिशन की वजह से। ये फ्रेंड्स देखिए OIC है हमारा, ठीक है। ये पाकिस्तान ने अपोज किया, इसलिए से इंडिया OIC के मेंबर नहीं बन पाया। अब बात कर लेते हैं OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। फ्रेंड्स 1960 में बगदाद में फ्रेंड्स ये बना था। इसके जो 5 मेंबर थे कंट्री जिन्होंने इनको बनाया था, इसमें थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये 5 कंट्रीज जहाँ पे तेल पाया जाता है, तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मिलके ये OPEC का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। और इस समय जो है 12 मेंबर हैं इसमें। इसका जो हेडक्वार्टर वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और जो इसमें मेंबर्स दोस्तों हैं वो देखिए कौन कौन से हैं: अल्जीरिया, गुयाना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, UAE और वेनेजुएला। तो इसमें ये मेंबर्स ऐड हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें OPEC में मेन मेंबर्स हैं, कुछ अंदर नॉन OPEC मेंबर्स हैं जो कि जब ये मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो नॉन OPEC मेंबर्स कौन कौन से हैं देखिए। वो नॉन OPEC मेंबर्स हैं अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो ये सब मेंबर मिलके जो OPEC मेंबर्स और नॉन OPEC मेंबर्स मिलके बनाते हैं OPEC प्लस। क्या बनाते हैं? OPEC प्लस। ये फ्रेंड्स हैं OPEC मेंबर। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मेन मतलब ये था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल जो है वो बिजली पैदा करने में हो, ना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल जो है मिलिट्री के लिए ना हो, उसको जहाँ तक रोका जाए, हथियारों के लिए ना हो, उसको हम अच्छे कामों में लगाएं, इसलिए इस्तेमाल हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है और इंडिया भी इसका मेंबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक। बेसिकली वर्ल्ड बैंक आप जानते ही हैं, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, जो कंट्रीज़ जिनकी मिडिल इनकम है या कम इनकम होती है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है।
तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बेसिकली 5 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बताऊंगा मैं अभी आपको। उन 5 ऑर्गेनाइजेशंस में दो दो ऑर्गेनाइजेशन सबसे मेन होते हैं। उसमें है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इनका काम क्या है कि लोगों को लोन देना है, ऐसे कंट्रीज जहाँ की इनकम लो है उनको लोन देना, ताकि वो अपना काम कर सकें डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 1944 में क्या हुआ था, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक अभी बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था। तो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी बना था। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो मायर हैं, और फर्स्ट प्रेसिडेंट मायर थे, और अजय बंगा इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। और जो बेसिकली कंट्रीज़ जिनके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है उसमें अमेरिका है, अमेरिका 15%, जापान, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया, सऊदी अरबिया, इटली, ये इनके पास वोटिंग पावर है। किसी को लोन देना है कि नहीं देना है, तो ये वोटिंग का परसेंटेज है कि इतना इनका वोटिंग का परसेंटेज माना जाएगा। सबको इक्वल बराबर नहीं कहा है वोटिंग का परसेंट, जैसे यूएन में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इन सब में यूएस करता है, तो यूएस का वोटिंग रेट सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड्स है ये भी एक एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। इसका भी हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो करंट डायरेक्टर हैं आईएमएफ के, वो हैं बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टिनेला जॉर्जिया, जो कि 2019 से इन्होंने पोस्ट को होल्ड किया हुआ है। इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और एक ध्यान रखिएगा, जो एक इंडियन अमेरिकन है गीता गोपीनाथ, ये जो कि पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो अभी इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है 2022 से आईएमएफ का। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स है वो मेट्रो मनीला में है, फिलीपींस में। और बात कर रहे हैं अगर 2020 की बात करें तो जापान और अमेरिका दोनों के पास जो शेयर्स हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो लगभग 15.571 बराबर हैं। उसके बाद चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो असाकावा हैं जनवरी 20 से, और जो इसमें मेंबर्स हैं वो 68 हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर वो बीजिंग चाइना में है। इसको 2016 में बना था ये। इसमें 109 मेंबर स्टेट्स हैं, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट फ्रेंड 1930 में बना था ये। और ये देखा जाए तो अगर फाइनेंशियल लोगों को हेल्प लोन देने की बात करें तो ये सबसे पुराना है, इवन वर्ल्ड बैंक से पुराना है, बिकॉज 1930 बना है ये। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों है वो है बेसल स्विट्ज़रलैंड में, और कुछ ऑफिसेज इसके हांगकॉन्ग और मैक्सिको में है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वो बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। और बेसिकली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है ना, अब मैं आपको बताऊँ, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो उसकी जो कोई देश नहीं इसका होता है, वैसे जो हर देश के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सब इसके मेंबर होते हैं। और 63 अभी इसके मेंबर्स हैं, और इंडिया भी मेंबर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। फिर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। फ्रेंड ध्यान रखिएगा 1944 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में जब वर्ल्ड बैंक बनाना था, वर्ल्ड बैंक बेसिकली वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है ये, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसमें भी दोस्तों इस समय 189 मेंबर्स हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सबसे मेन पार्ट होता है यही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। बाकी और भी 4 पार्ट होते हैं, कुल मिला के इसके 5 पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के, उनसे मिलकर पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। अब बात कर लेते हैं अरब लीग। देखिए दोस्तों, अरब लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1945 में हुआ था। इसमें कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ होती हैं और अफ्रीका की कंट्रीज़ होती हैं। अरब लीग का फॉर्मेशन कैरो में हुआ था मार्च 22, 1945 में, और 7 देशों ने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था, जिसमें हमारा इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, इराक़ है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और यमन, ये सब मिलके अरब लीग का फॉर्मेशन किए थे। अरब लीग का बेसिकली जो हेडक्वार्टर है वो वही कैरो में है, इजिप्ट में। और अरब लीग में इसमें 22 मेंबर हैं, जिसमें 8 अफ्रीकन देश भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंड्स से आप देख लीजिए, ये हैं आपके अरब लीग के अरब के फॉर्मेशन, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोस, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, है ना,
और मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यूएई, यमन, ये सब इसके जो है मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। देखिए फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन जो है ये बेसिकली यूनियन है, 27 जो कंट्रीज़ है यूरोप में उनका जी उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है। और 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक मैट्रिक्स ट्रीटी हुई थी, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आपको पता है ना, G7 और G20 में ये यूरोपियन यूनियन एज अ होल यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्ट लेता है। मतलब यूरोपियन यूनियन क्या है ना, सारे यूरोप वाले कंट्रीज़ जो है ना मिलके अपना एक मत देते हैं, और वो एक जो है उनका जो डिसीजन होता है वो सब मिलके जो देश जो है, ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं पर कुछ रिप्रेजेंटेशन है तो अलग अलग यूरोप कंट्रीज़ का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा नहीं। सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का एक यूनियन है, वो सब मिल के रिप्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों को। 2012 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। यूके एक ऐसा कोई मेंबर है जो कि यूरोप में है और इसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था 2020 में। तो इसमें फ्रेंड्स 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। वो देखिए मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, उनको आप देख लीजिए। ये सब सारे देश जो है वो यूरोपियन मेंबर्स हैं इसमें, 27 ये सारे मेंबर्स, 27 देश इसमें इस समय जो है वो इसके मेंबर्स हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड देखिए ना, जैसे नाटो देश है ना, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और रशिया में काफ़ी जो है वो रहता है, अमेरिका, रशिया, चाइना में। तो अमेरिका ने क्या हुआ कि अपने अलायंस मिला के एक नाटो बनाया। तो उसी के तर्ज पे रशिया ने बनाया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे नाटो अमेरिका लीड करता है और सिस्टो जो है वो रशिया लीड करता है। रशिया भी यही काम है कि अगर किसी भी मेंबर्स पे अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि सभी मेंबर्स पे अटैक हुआ है, तो वो सब कंट्रीज़ मिल के जो है उस कंट्रीज़ को डिफेंड करेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों है वो मॉस्को, रशिया में है। अब बात करते हैं यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। 1966 में डेवलप किया गया था इसको, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। 1966 में फ्रेंड्स इसका फाउंडेशन हुआ था और इंडिया इसका मेंबर है। अब बात करते हैं यूनेस्को। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। और 1945 में लंदन में इसका जो है वो फाउंडेशन हुआ था। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि पूरी दुनिया में जो है जो कल्चर्स हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, उनके साइंस, कल्चर है ना। जैसे आप देखा होगा इंडिया में काफ़ी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं, तो उन सब ये सब क्या है कि इसका काम है कि एजुकेशन को प्रमोट करे, जो आपकी हेरिटेज साइट्स हैं उसको प्रिजर्व करे। तो ये सारा काम यूनेस्को का है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड ये भी एक यूएन की एजेंसी है जिसका काम है जो हमारे समुद्रों में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है इसका। और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में। और जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1948 में जेनेवा में ये हुआ था। अब आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये भी एक यूएन की एजेंसी है। इसका काम क्या है कि जो इंटरनेशनली जो लेबर होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना, ताकि उनका अत्याचार कहीं ना पाए, उनका जो है उनकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बरकरार रहे। इसका 1990 में इसका फाउंडेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और सबसे देखा जाए तो यूएन की सबसे पुरानी एजेंसी हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसको भी नोबेल पुरस्कार 1969 में मिल चुका है। अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड ये भी एक यूएन की एजेंसी है जिसका काम ये है कि दुनिया में, देश में कहीं भी लोगों के अंदर भूख हो रहा है, जैसे आप देखें अफ्रीका वगैरह में काफ़ी जो है अनाज की कमी होती है, वहाँ के लोग, बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली खाना पहुँचाना, कोई आदमी भूखा ना रहे, न्यूट्रिशन पहुँचाना, फूड सिक्योरिटी का पर्पज़ इसका होता है। 1945 में इसको ये फाउंडेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स है वो है रोम, इटली में। कनाडा में इसका जो है फाउंडेशन हुआ था और हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है 1947 में। और जो इसका फॉर्मेशन फ्रेंड्स है वो 1947 में हुआ था। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें उसको उसको बढ़ावा देने के लिए भी, और बढ़ावा के साथ साथ उसकी सेफ्टी के लिए भी जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये भी एक यूएन की एजेंसी है फ्रेंड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। 1977 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका बेसिकली काम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पे जो गरीबी है और जो भुखमरी है उसको दूर करने के लिए ये एजेंसी काम करती है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपको बस इस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किस लिए काम करता है बस आप ये देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अफ्रीका गए थे, इंडियन अफ्रीका समिट हुई थी नवंबर 2015 में, उन्होंने ही इस अलायंस को प्रपोज किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस में है। नहीं सॉरी, फाउंडेशन जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर वो हमारे दिल्ली में है, पता है, हरियाणा में है। इसका बेसिकली काम क्या है कि वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज होता है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी है उससे सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के लिए ये अलायंस काम करता है, ताकि हमारा जो बिजली पैदा करना जो हम कोयले से पैदा करते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो सके और हम सोलर से बिजली बनाएं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा अच्छा रहे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल। देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो टेररिज्म को जो देश फाइनेंस करते हैं ताकि टेररिज्म बढ़े, और मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, सेक्स वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने का इसका काम था। G7 कंट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम ऐसी फोर्स बनाएंगे, है ना। 1989 में दोस्तों ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी थी। अब आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स क्या था, ये भी एक यूएन की एजेंसी है। इसका काम क्या है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लोग, है ना, कोई चीज़ अपना, जैसे कोई मान लीजिए लोग कुछ पेपर पब्लिश किए, तो बेसिकली वो कॉपीराइट वगैरह जो होता है ना, वो सब चीज़ों को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन था। 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया समिट। फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया समिट भी 2005 में बनी थी और ये एशियान का ही इनिशिएटिव है, मैंने आपको एशियन बताया था। तो इसको प्रपोज़ किया था मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे मोहम्मद साहब 1991 में, उन्होंने इसको जो है प्रपोज़ किया था कि ईस्ट इंडिया समिट होनी चाहिए। पहली समिट जो इसकी हुई थी वो मलेशिया में हुई थी 2005 में। और पीएम मोदी अभी गए हैं ना, आप 21st एशियन इंडियन समिट और ईस्ट इंडिया समिट 2024 और 45वीं एशियन समिट जो कि लॉस में होनी है वहाँ पे गए हुए हैं। और जो ईस्ट इंडिया समिट है उसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 तो एशियान के हैं, बाकी जो 8 हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएस। ओके फ्रेंड्स, और 10 एशियान कंट्रीज़ हैं। तो ये सब मिला के हमारा जो है बनता है, तो 10 एशियन कंट्रीज़ और 8 डायलॉग पार्टनर्स मिलके ईस्ट इंडिया समिट बनती है। ये फ्रेंड देखिए, एशियन समिट जो 2023 में हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी। ये 20वीं एशियन इंडिया समिट थी, बिकॉज इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया था। अभी 21st जो एशियन इंडिया समिट होनी है वो हुई है, वो लॉस में हुई है। लॉस एक कंट्री है, उस वहाँ मोदी जी गए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स ये कोई ऐसा नहीं है, ये एक NGO है जो कि 1961 में बना था लंदन में। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली लंदन में ही है। ये एक NGO है, इसे ह्यूमन राइट पे फोकस करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। फ्रेंड्स यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल बेसिकली जो दुनिया स्तर पे हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उसको बचाने का काम ये करता है। 2006 में इसका यूएन बना था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसका बेसिकली काम क्या है कि ये केवल ऐसा कोर्ट है
जो लोग, मैं आपको बता, जो देश जिनोसाइड करते हैं, आम लोग को मारते हैं, वार क्राइम्स करते हैं, पब्लिक को मारते हैं, है ना, तो उनको, ऐसे लोगों को पकड़ लेना, बिकॉज ऐसे लोग पे एक्शन करना। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, इसराइल ने कहा कि इसराइल, और इसमें काफ़ी आप पढ़ेंगे नेट पे, तो इसराइल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स ने इसराइल को कहा कि नहीं, आप वार क्राइम कर रहे हैं। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसराइल ऐसे देश ने अपनी जो एजेंसी है वहाँ पे लगा के, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा के इन लोग को धमकाया, ठीक है। इन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ऐसे भी केसेस रिपोर्ट में हुए हैं कि इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा के कि इनको हटाया, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि इसराइल गलत ऑक्यूपेशन कर रहा है, वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है, गाज़ा में लोगों को परेशान कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ की ज़मीनें हड़प रहा है, जिसकी वजह से हमास पैदा हुआ अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। तो ऐसी सब चीज़ों को करने के लिए जब इसराइल, भाई कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के ज़मीन पे कब्जा करेगा तो वहाँ की पब्लिक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। तो ऐसा ही काम इसराइल ने किया जब उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चालू किया, वेस्ट बैंक पे कब्जा किया। क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो पार्ट था। तो इसी वजह से जब ये इसराइल को कहा गया कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें इसमें अंदर हैं, लेकिन उस पर मुझे नहीं जाना है, वो एक बहुत बड़ा अपने आपस में एक टॉपिक है। आप अपने एग्ज़ाम से फोकस करिए बस। तो 2002 में दोस्तों इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब बताते हैं यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे जो ग्रोथ जो है हमारा सस्टेनेबल हो, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो वो हमें भविष्य को देखते हुए हो, प्रॉपर्टी एलिमिनेट हो, पॉवर्टी ना हो, ये सब के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1965 में दोस्तों ये आया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में। अब आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी बेसिकली फ्रेंड्स इसका काम ये था कि बच्चों, जो हमारे दुनिया भर में बच्चे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, वो सारा काम यूनिसेफ का होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और 11 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। उससे पहले था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो उसी के बाद आया यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आया फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फ्लोरा एंड फौना पढ़ा रहा था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसी में ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट में, उसी में ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स है वो नैरोबी केनिया में है। ये एनवायरनमेंट इश्यूज़ को देखता है। अब आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फ्रेंड्स ये भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, इसकी एजेंसी है। दुनिया भर में जो फूड का हेल्प करना इसका काम होता है, जहाँ पे ऐसी भुखमरी हो गई हो तो वो हर जगह खाना पहुँचाता है ताकि लोगों को इंसानियत को बचाया जा सके। तो 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी फ्रेंड्स रोम, इटली में है। अब आता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका बेसिकली काम क्या था, जो मैटरनल हेल्थ है और जो बर्थ कंट्रोल है और तमाम और चीज़ें हैं ना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, तो जितने भी माँ बच्चे संबंधी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आया था। 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अब आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स ये भी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए आया था, ताकि हम किसी ह्यूमन सेटलमेंट करें, बट उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि आगे चल के भविष्य के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद करें। डेवलपमेंट करें बस साथ साथ भविष्य को देखते हुए। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स नैरोबी केनिया में है। फॉर्मेशन इसका 1977 में हुआ था। फिर आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 1873 में फॉर्म हुआ था। जो बेसिकली वेदर डेटा है और रिसर्च के लिए हुआ था ये। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 1950 में ये जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में आ गया, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इंटरनेशनली जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इसका भी फ्रेंड्स हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जो कि दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ के टॉपिक को असेस करता है और उसके बारे में जानकारी देता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो कि WHO पब्लिश करता है। फिर आता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसका भी बेसिकली काम क्या है कि टूरिज़्म को ये प्रमोट करता है, लेकिन साथ साथ ऐसा टूरिज़्म जिससे हमारा
मतलब कहीं भी टूरिज़्म हो, बट टूरिज़्म के साथ साथ ऐसा ना हो कि हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। हर जगह सस्टेनेबल वर्ल्ड हो, मतलब हम कोई भी चीज़ करें, डेवलपमेंट करें, टूरिज़्म बढ़ाएं, पर उसको भविष्य को देखते हुए कि भविष्य को इसमें इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्ज़रलैंड में है और ये 1874 में बना था और देखा जाए तो सबसे पुराना इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये। बाद में 1948 में इसको यूनाइटेड नेशन के अंडर ला दिया गया। ये बेसिकली पोस्टल संबंधी चीज़ें था कि जो पोस्टल सिस्टम है उसके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए नेशंस के बीच में, तो वो सब चीज़ों के लिए ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन था। बस ये ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्ज़रलैंड में और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, 1948 में यूएन का पार्ट बन गया। फिर आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल जिसे बोलते हैं। दुनिया भर में जब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो वियना में हुआ था 7 सितंबर 1923 को। इंडिया भी इसका मेंबर है 1949 से, और इंडिया ने अभी तक 2 इंटरपोल जनरल असेंबलीज जो है वो करी हैं, जिसमें अभी 2022 में 19 जो इंटरपोल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिल्ली में ही हुई थी। अब फ्रेंड्स आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बेसिकली जो हमारा ब्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो ब्रिक्स ने ही एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था, ध्यान रखिएगा। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 14 में ये डेवलपमेंट बना था। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैंने एक टॉपिक में आपका ये पूरा इम्पॉर्टेंट यूएन और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया मैंने। तो इसके साथ ये भी पार्ट आपका ख़त्म होता है। ऐसे करते करते हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर तक हमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।